हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो आज का जो पूरा लेक्चर होगा ये एक्सेल सीट पे ही होगा, क्योंकि फंक्शन और ग्राफ में यहीं से आपको समझाऊंगा। एक्सेल में ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं एक्सेल का यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इकोनॉमिक्स को अगर आपको समझना है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप नहीं जानते हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप जानते भी हैं तो एक बार रिव्यू करना आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं ये फंक्शंस एंड ग्राफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पूरा कोर्स होगा उसमें मैथमेटिक्स बार बार आएगा, ग्राफ्स भी बार बार आएंगे, तो उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, तब आपको समझने में बहुत आसान होगा। पूरा इकोनॉमिक्स आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मैं पहले से इस पे चर्चा कर लेना चाहता हूँ, ताकि ये चीज़ें आपके ध्यान में रहें, ताकि जब वो बार बार आए और अगर आपको परेशान करे तो आप इस लेक्चर को आके फिर से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। जैसे हम कहते हैं कि ये y है और ये फंक्शन है किसका, x का। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो फंक्शन जो है वो फंक्शन एक रूल होता है, यानी फंक्शन इज ए रूल विच डिफाइंस डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे कैसे वो डिफाइन कर सकता है, अब जैसे मैंने एक रूल डिफाइन किया, y इज इक्वल टू 2x, तो उसका मतलब क्या हुआ कि y जो है x का दोगुना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ x है। इसी तरह अगर मैंने कर दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक रूल हो गया कि y x से इस तरह से रिलेटेड है। तो फंक्शन मतलब होता है रूल। अब इसमें रूल को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और यहाँ पर एक्सप्लिसिटली रूल को लिख दिया गया है, जो फंक्शन का जो रूल है। लेकिन सब में यही है कि y इज फंक्शन ऑफ x, चाहे ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो। ठीक है, और हर फंक्शन का एक ग्राफ बनता है, और मैं चाहता हूँ इस लेक्चर के थ्रू कि ये ग्राफ आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ठीक, अब देखिए इस फंक्शन को देखिए, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब इस ग्राफ को देखिए, ये सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं कहूँ आपको कि आप इसका इक्वेशन लिख के दिखाइए, तो आप क्या लिखिएगा। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इसका इक्वेशन सीधा होगा y इज इक्वल टू 10, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन भी इसे हम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि x की वैल्यू कुछ भी हो, y क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, यही इसका मतलब होता है। इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि अब इसमें x तो है नहीं, आप कैसे बोलेंगे x का फंक्शन है, तो x यहाँ पर है। जैसे कि मैंने लिखा y इज इक्वल टू 10x टू द पावर 0, तो x का कोई भी वैल्यू हो वो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर पे जब 0 एक्सपोनेंट होता है तो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब अल्टीमेटली y इज इक्वल टू 10 होगा, यानी कि यहाँ x है लेकिन y पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है y। ठीक, तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, अब चलते हैं दूसरे टाइप के एक फंक्शन को देखते हैं। अब इस फंक्शन को देखिए, ये इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पूरा 45 डिग्री का लाइन है। ठीक, ये पूरा 45 डिग्री का लाइन है, यानी कि 1x इज इक्वल टू 1y, 2x इज इक्वल टू 2y। अगर मैं आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए कहूँ तो इसका सिंपल इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू x। इसे हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। आप नाम पर मत जाइएगा, नाम याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है, बस मैं ऐसे ही नाम बोल दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन बन रहे हैं, ये जो फंक्शन क्रिएट हो रहे हैं, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे वो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। y इक्वल टू एक्स का सीधा मतलब है एक 45 डिग्री का लाइन जो ओरिजिन से जाता है। ठीक, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 1। अब कैसे स्लोप है, स्लोप कहाँ होता है, तो जब y इज इक्वल टू एक्स आप लिख रहे हैं तो x का जो यहाँ पे होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है, वही इस एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है।
तो यहाँ x के पहले 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन हमें पता होता है कि x के पहले 1 होता है, यानी कि इसका स्लोप जो है वो 1 है। ठीक, तो आपको एक चीज़ और पता चल गया कि ये इसमें स्लोप भी है, आगे आपको और भी पता चलेगा। अब जैसे देखिए इस फंक्शन को देखिए, यहाँ पर क्या है, ये भी वही 45 डिग्री का लाइन है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया है। तो उससे क्या हुआ, ये पूरा उल्टा हो गया, पहले ये इस तरह था लेकिन अब ये इस तरह हो गया। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे ग्राफ बदल जाते हैं सिंबल बदलने के साथ। सिंबल का भी बहुत रोल होता है। जैसे ये जो ग्राफ था, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये पॉजिटिवली स्लोप लाइन है, और ये जो क्या है, ये लाइन, सॉरी, ये जो लाइन है ये निगेटिवली स्लोप लाइन है। ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये पॉजिटिवली स्लोप मतलब ऐसे जाएगा, और निगेटिवली स्लोप मतलब कि ये ऐसे जाएगा। ठीक, ये एक सीधा लाइन हो गया। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसका भी स्लोप क्या है, 1 ही है, लेकिन इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है -1। ठीक, यहाँ -1 है, -1 स्लोप होने का मतलब कि नेगेटिवली स्लोप्ड है, और इधर +1 था तो वो पॉजिटिवली स्लोप था। अब चले अगला देखते हैं। अब इसे आप देखिए, तो ये भी ओरिजिन से ही जा रहा है, यानी कि इसमें भी कुछ स्लोप होगा, लेकिन इसका स्लोप डिफरेंट है। अब यहाँ देखिए 1x का मतलब हुआ 2y, उसी तरह 2y का मतलब हुआ 2x का मतलब हुआ 4y। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू 2x, यानी कि y जो है x का दुगना है, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा 2। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ है कि स्लोप कैसे चेंज होता है, तो ग्राफ में क्या चेंज होता है। अब जैसे मान लीजिए कि 1 इज इक्वल टू 1 होता, तब क्या होता, यहाँ एक पॉइंट बनता, फिर 2 इज इक्वल टू 2 होता तो एक यहाँ पॉइंट बनता, और इसी तरह 3 इज इक्वल टू 3 होता तो एक यहाँ पॉइंट बनता, और 4 इज इक्वल टू 4 यहाँ पॉइंट बनता, और इसे जब आप इस तरह ऐड करते तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो इसके नीचे होगा। यानी कि इसका स्लोप 1 था और इसका स्लोप 2 है, और जब स्लोप बढ़ता है तो ये इधर रोटेशन करता है। ठीक, ये इधर की ओर रोटेशन करेगा, और आगे जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह करके ये जब स्लोप बढ़ता है किसी चीज़ का तो रोटेशन इधर होता है, और जब स्लोप घटता है तो रोटेशन किधर होता है, रोटेशन इधर होता है। ठीक, अब स्लोप को भी आप थोड़ा समझ लीजिए, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। अब जैसे कि ये पहाड़ है, तो ये क्या है, ये इसका स्लोप है। अब ये पहाड़ ले लीजिए, तो ये इसका स्लोप है, तो इसमें स्लोप कम है। तो उसी तरह ये भी डिफाइन होता है कि ये जो आप देख रहे हैं इसका स्लोप 1 है, इसमें स्लोप कम है। ठीक, और इसमें स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉल आप रखिएगा और यहाँ पे एक बॉल रखिएगा तो ये वाला बॉल ज़्यादा स्पीड से नीचे जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। ठीक, अब इसी तरह ये होते होते ये एक बार एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है, जैसा कि हमने कांस्टेंट फंक्शन बोला था, और स्लोप इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि स्लोप जब 0 होता है, यानी कि स्लोप जब 0 होता है तब क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। ठीक, कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन वो बनेगा जब भी किसी लाइन का स्लोप 0 होगा। तो ये सब बातें भी आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आप देखते हैं इकोनॉमिक्स में स्लोप, इंटरसेप्ट, ये सब चीज़ें आते रहती हैं, इंटरसेक्शन, ये सब आते रहती हैं, और उसका इक्वेशन भी आपको सोल्व करना होता है। तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब कोई लाइन होता है तो उसका क्या इक्वेशन हो सकता है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें क्या है, इसमें यही है कि लाइन तो वही है लेकिन इंटरसेप्ट इसमें है। यहाँ देखिए, यहाँ से ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है, तो ये जो डिफरेंस है 0 से लेकर यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो जब आप इसे इक्वेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 25 क्या है, इंटरसेप्ट है, और इसका स्लोप जो है वही 2 है। ठीक, और x है, ये तो x एक्सिस है, आप जानते ही हैं। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि ये इसका इक्वेशन है इस लाइन का। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और स्लोप और इंटरसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, ये घटेगा जब
तो ये थोड़ा, ये लाइन क्या होगा, ये नीचे की ओर शिफ्ट होगा, और ये बढ़ेगा तो ये लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। और यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट बढ़ने घटने से लाइन शिफ्ट होता है, और स्लोप बढ़ने घटने से लाइन क्या होता है, रोटेट होता है। बढ़ेगा तो इधर जाएगा और घटेगा तो इधर रोटेट होगा। तो ये बात भी आपके ध्यान में अच्छे से रहनी चाहिए। तो अब ये स्ट्रेट लाइन आई थिंक खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं कर्व को एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब एक बार सोचिए आप कि इस कर्व का, ये लाइन तो नहीं है, ये कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन क्या हो सकता है। ठीक, अगर आप यहाँ देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस कर्व का जो इक्वेशन है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इससे आपको क्या पता चलता है, एक चीज आपको नोटिस करनी है। ये तो खैर एक इक्वेशन है, लेकिन कोई भी इक्वेशन आप लें, जब भी एक्सपोनेंट 2 होगा, ठीक, तो उसका जो कर्व बनेगा वो इसी तरह बनेगा, और एक्सपोनेंट 2 होगा तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ये वाला। और ये जो उसका जो कर्व बनेगा, उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा इस तरह बनेगा, यू शेप या इनवर्स यू शेप, जिसमें एक बम्प होगा। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि ये कैसा होगा। ठीक, अब जैसे कि अब देखिए, मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को बदल देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ये उल्टा हो गया, यानी कि पूरा नेगेटिव जोन में आ गया। ये क्वाड्रेंट जो ऊपर वाला था, ऊपर वाले में नहीं है, ये एक्स एक्सिस के पूरा नीचे है। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये उसके नीचे है एक्स एक्सिस के। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर किया हुआ है, तो ये पूरा उल्टा हो गया। तो ऐसे फंक्शन हमें नहीं मिलते हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये आपको अक्सर मिलते हैं। लेकिन ये भी नहीं मिलता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा मिलता है, क्योंकि ये भी यहाँ नेगेटिव जोन में आ गया है। तो नेगेटिव जोन इकोनॉमिक्स के लिए उतना रिलेवेंट नहीं होता है ज़्यादातर। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये भी वही यू शेप्ड कर्व है, लेकिन ये क्या है, ये पूरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है। ठीक, यहाँ सारे इसका पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। पूरा पॉजिटिव जो क्वाड्रेंट होता है उसमें ये यू शेप्ड है। बाकी आप देखे थे ऐसे करके था या ऐसे करके था पिछले वाला, लेकिन यहाँ ये पूरा पॉजिटिव है। तो ये आपको बहुत बार देखने को मिलता है। तो इसका जो इक्वेशन है, आप एक बार सोचने की कोशिश करिए कि इसका इक्वेशन क्या हो सकता है। इसका इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, यानी जब आप इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखिएगा तो ये कुछ इस तरह होगा, y इज इक्वल टू 60 10x प्लस 0.5x स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर स्क्वायर हो इक्वेशन में, फंक्शन में, तो उसका जो कर्व बनेगा हमेशा इस तरह ही बनेगा, या तो वो यू शेप्ड होगा या तो वो इनवर्स यू शेप्ड होगा डिपेंडिंग ऑन योर इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यू शेप्ड है, यहाँ ऐसा ऐसा फंक्शन जब आपको मिलेगा तो आपको कोई मिनिमम वैल्यू ही निकालने के लिए कहा जाएगा। अब उसी तरह जब इस फंक्शन को देखिए तो ये भी वही फंक्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हमने कर दिया है। थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया हमने, यहाँ पर ले लिया y इज इक्वल टू 10x माइनस 0.5x स्क्वायर। तो पहले इस पे यहाँ पे प्लस था, देखिए यहाँ पे प्लस था, इस बार हमने क्या किया है, माइनस ले लिया है, तो ये उल्टा हो गया है। ठीक, तो आप इससे देख सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशन आपको इकोनॉमिक्स में बार बार मिलेंगे, और जब ऐसा कोई इक्वेशन आपको मिलेगा तो इसका मतलब कि आपको मैक्सिमम निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मेन क्रक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो यू शेप्ड होगा या तो इनवर्स यू शेप्ड होगा, और जब वैसे इक्वेशन होंगे तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए कहा जाएगा। और इस पे अभी हम और जाएंगे, जब हम डिराइवेटिव पढ़ेंगे तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें इसकी बाकी हैं, इसके स्लोप और इंटरसेप्ट पे अभी हम नहीं गए हैं, तो जब डिराइवेटिव पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर जाएंगे। ठीक, अब इसे देखिए और एक बार सोचिए कि इसका इक्वेशन क्या हो सकता है। तो जब आप इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिएगा तो ये कुछ इस तरह होगा, y इज इक्वल टू 10 प्लस 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो ये जो है ये
इसमें देखिए कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है, यानी कि ये एक क्यूबिक फंक्शन है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्यूबिक फंक्शन कहेंगे। और क्यूबिक फंक्शन में एक मैक्सिमम और एक मिनिमम पॉइंट होगा, या फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकता है। जब ग्राफ ऐसे करके भी होगा तो वहाँ एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इस तरह करके दो हो सकता है, ठीक। तो उस पर अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उसे हम देखेंगे डिराइवेटिव में। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी क्यूबिक फंक्शन होगा तो उसमें दो बम्प होंगे इस तरह से, ठीक। एक यहाँ बम्प आप देख रहे हैं, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, एक यहाँ पे बम्प है, एक यहाँ पे बम्प है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहाँ माइनस प्लस चेंज होगा और यहाँ जो नंबर है ये चेंज होंगे, तो ये भी एक चेंज होता रहेगा। लेकिन आपको यहाँ बस यही देखना है कि जब भी आपको क्यूबिक फंक्शन होगा तो वहाँ पे दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम निकालने की कहा जाएगा। तो जब आप मैक्सिमम निकालते हैं तो हमें दोनों वैल्यू मिलती है, तो हम ये नेगेटिव पॉइंट को जनरली इग्नोर कर देते हैं। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब आप पढ़िएगा तो शायद ये कभी कभी ये मिल जाता है ये क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड ऐसे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए। तो अगर फंक्शन देख के ग्राफ आपके माइंड में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो अब इस फंक्शन को देखिए। ये फंक्शन जो है आप इंडिफरेंस कर्व में आपने देखा होगा, और इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये है y इज इक्वल टू 1/x। जब y इज इक्वल टू 1/x को आप प्लॉट करेंगे तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। जब x की वैल्यू निगेटिव रहेगी तो आपको ये वाला मिलेगा, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो क्या होगा, ये वाला आपको मिलेगा। लेकिन x इज इक्वल टू 0 के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए ये दोनों को मैंने अलग अलग करके किया है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के लिए इस फंक्शन का कोई डिफिनेशन नहीं है। जैसे 1/0 का मतलब क्या, ये अनडिफाइंड है, ठीक, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसीलिए हमने अलग किया है। लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट ये वाला है, यानी x का पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि जब भी आप कुछ कंज्यूम करते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही कंज्यूम करते हैं, नेगेटिव तो कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इंडिफरेंस कर्व जब आप पढ़ेंगे तो अक्सर ये फंक्शन मिलेगा, जैसे कि y इज इक्वल टू XY है। तो जब आप इसका कर्व निकालेंगे तो आपको इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू u/x। तो x नीचे चला गया, इसका मतलब क्या है, ये इसी फॉर्म में हो गया 1/x, बस यहाँ 1 की जगह पे यहाँ यूटिलिटी है जो कि एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये एक इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रेशनल फंक्शन भी कहते हैं, तो और इसे रेक्टेंगल हाइपरबोला भी कहते हैं। तो ऐसे भी फंक्शन आपको बार बार इकोनॉमिक्स में मिलेंगे। तो जब भी आपको इस तरह का मिलता है कि y इधर हो और x नीचे हो, इसका मतलब ग्राफ उसका इस तरह का बनेगा और वो 0 वैल्यू के लिए अनडिफाइंड होगा। तो ये तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर y इज इक्वल टू c कोई कांस्टेंट हो और नीचे x हो तो ऐसा कोई ग्राफ बनेगा, ठीक। अब अगले पे चलते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, इसका एक बहुत स्पेशल इंटरप्रिटेशन है जिसे हम कोव डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन में बहुत यूज करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा कि x के बढ़ने के साथ, यहाँ देखिए कि x इधर बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x के बढ़ने के साथ y भी बढ़ रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। जैसे 1 के लिए यहाँ 1 है, लेकिन अगले 1 के लिए ये 2 नहीं है, ये कम है। फिर 3 के लिए ये 3 से काफ़ी कम है, यहाँ देखिए काफ़ी कम है। 4 के लिए और भी कम है। तो इस तरह से ये पूरा आगे बढ़ रहा है, यानी कि x से ये पॉजिटिवली रिलेटेड है, लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट में है। जैसे कि कोव डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन में आपने पढ़ा होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जैसे L इज इक्वल टू अल्फा और K इज इक्वल टू बीटा। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, इसका कोई एक्सपोनेंट 1 से कम होगा, यानी कि जैसे कि ये जो लाइन खींचा गया है ये x टू द पावर 0.5 के लिए खींचा गया है। अब इसी तरह जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। उसका मतलब क्या होगा कि अगर L के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे, तो ये मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो L के रिस्पेक्ट में आप करते हैं तो ये K को कांस्टेंट मानते हैं, तो ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि यहाँ जो बचता है
यहाँ ए और के मिलकर कोई एक कांस्टेंट हो जाते हैं और बचता है एल, जिसका एक्सपोनेंट 1 से कम होता है। ठीक, यहाँ कोई 1 से कम होगा, 0.12345 कुछ भी हो सकता है। और जब ऐसा होगा 1 से कम होगा तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को ही दिखाएगा। जब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में जाएंगे तो इसे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें कि इस इक्वेशन का, ऐसे इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा जब x पे एक्सपोनेंट 1 से कम हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो मैंने समझा दिया और मैंने इसे बहुत ब्रीफली किया है। इस पर हम बार बार आएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में ये मैप बनना पहले से ही शुरू हो जाए, ताकि बाद में आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं टीचिंग क्लासरूम में। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो ये टेम्पोरली ही यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये टीचिंग क्लासरूम के लिए बनाया जाता है और ये टीचिंग क्लासरूम में ही परमानेंटली अवेलेबल होगा। स्पेशली जब एग्ज़ाम के टाइम्स आएंगे तो ये वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेगी, क्योंकि वो टीचिंग क्लास की रूम के लिए बनाई जा रही हैं। और कुछ वीडियो ही पब्लिकली अवेलेबल होगी, पूरा वीडियो सीरीज अवेलेबल आपको पब्लिकली नहीं मिलेगा। तो इतना करके मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आपकी जो भी क्वेरीज है टीचमिंट पे पूछे, कमेंट पे पूछे, जहाँ भी चाहते हैं आप वहाँ पूछ सकते हैं।